चलिए तो अब हम अपना नेक्स्ट हेड भी कर लेते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम द कैपिटल हेड। इनकम फ्रॉम द कैपिटल हेड के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कैपिटल हेड है ये आपका इनकम टैक्स का फोर्थ हेड है, क्योंकि इससे पहले हमने सैलरी हेड हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए जिसके अंदर परक्यूजिट्स, पेंशन, कंपनसेशन, रिट्रीचमेंट, इन सभी पॉइंट को डिस्कस किया था। सैलरी हेड के बाद हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड को डिस्कस किया था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन कौन से आइटम इंक्लूड हो गए। इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन हेड में। स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं। देखिए जैसे बाकी सभी हेड्स के प्रॉपर एक सेक्शन थे कि इस सेक्शन से लेकर इस सेक्शन तक यहाँ पर बातें की गई है, इसी तरीके से कैपिटल गेन हेड के अंदर भी इसी तरीके से बातें की गई हैं। बट आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे इनकम टैक्स का जो पंजा कहती हूँ ना मैं, तो पहला सैलरी हेड था, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी था, तीसरा पीजीबीपी है, मीन्स की बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम जो भी होते हैं, मीन्स की आपके जो बिजनेस होता है ना उससे इनकम आती है, वो वाली इनकम यहाँ पे आती है। बट इसको मैं आपको फोर्थ नंबर पे करवाऊंगी। रीजन है काफ़ी सारे, अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ठीक है। देन अभी बात क्या है कर रहे हैं हम हमारे फोर्थ हेड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल गेन हेड, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के टाइम ये हमारे कौन से हेड के बारे में बात करता है, ये फोर्थ हेड है। और इसके अंदर सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55, 55 से लेकर 45 से लेकर 55A तक की बात की गई है। और इसके अंदर वे सभी ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो कि कैपिटल एसेट्स होती है जिनको ट्रांसफर किया गया, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, क्या कह रहा है कि कैपिटल एनी प्रॉफिट या फिर कोई भी गेन अराइज हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स अफेक्टेड इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई ना, मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट ऑफ आपका कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी गेन है, अराइज हो रहा है पिछले साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर, किस कारण हुआ, क्योंकि हमने जो कैपिटल एसेट्स थी हमने उसको क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर एक तो ये शब्द समझना है कि ट्रांसफर का मतलब क्या है, दूसरा आपको कैपिटल एसेट्स का मतलब समझना है, तीसरा ये क्या बोली गई है, डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये मान लिया जाएगा कि ये हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपके चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बेस बना के रखे हैं कि पहला तो हमारा कैपिटल एसेट्स का मतलब जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर डिस्कस किया गया है। दूसरा क्या है कि ट्रांसफर का मतलब क्या, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर डिस्कस किया है। फिर हमारे पास आ जाते हैं डीम्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर इनकम, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बताऊंगी क्या होता है। यहाँ पे ये अगर 3 पॉइंट समझ में आ गए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है। तो मीनिंग ऑफ द कैपिटल एसेट्स क्या है, सबसे पहले कैपिटल एसेट्स को डिस्कस करते हैं। कैपिटल एसेट्स क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन, ये सेक्शन 7 में लर्न कर रहे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, बच्चे बहुत बार पूछेंगे मैम सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यस बच्चे, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करें। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्या कहता है कि कैपिटल एसेट्स वो सभी एसेट्स हैं, सभी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स, मतलब जो भी आपके आसपास नजर आ रही है वो सभी एसेट्स हैं। आपके पास जमीन थी, आपने वो बेच दी है, ठीक है, तो क्या है, कैपिटल एसेट्स है। आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस था, आपने वो बेच दिया है, तो वो भी कैपिटल एसेट्स है। मतलब लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, उस लिस्ट को याद करने के बजाय हम वो याद करना बेटर समझेंगे कि इसमें से कौन कौन सी आइटम नहीं आती है। ऑल एसेट्स तो ठीक है, बट उनमें से कुछ एक को कंसीडर नहीं करते हैं। वो 4 पॉइंट याद कर लीजिए, पूरी लिस्ट को याद करने के बजाय। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो क्या नजर आ रहा है कि एक्सेप्शंस या फिर इसको कैपिटल एसेट्स में कंसीडर नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, जो कि आपने कहीं ना कहीं याद किया होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, वहाँ पे भी आया था, है ना। क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बच्चे आपके पास जो स्टॉक है वो ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। ट्रेड के लिए यूज़ करना मीन्स कि आपका बिजनेस है। इस तरीके की जहाँ से जनरेट होने वाली इनकम हमारी पीजीबीपी के अंदर आती है, राइट। तो इसीलिए इसी वजह से ये एसेट्स, ये भी एसेट्स है। देखो स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट्स है ना, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स इन्वेंट्री के अंदर दिखाते हैं ना, बट इसको बोला गया ये वाले जो करंट एसेट्स है ना, ये एसेट्स है, इसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस में यूज करते हो, तो ये बिजनेस की इनकम है, नॉट ए कैपिटल गेन इनकम। ओके, अच्छा नेक्स्ट आता है पर्सनल मूवेबल एसेट्स। क्या, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, ऐसी एसेट जो कि मूव हो सकती है, जैसे गाड़ी हो गया है, जैसे कि कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आपके पास फैन है, आपके पास मोटरसाइकिल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोई भी ऐसी पर्सनल एसेट्स जो कि मूवेबल नेचर की है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम क्या
ज्वेलरी होगी, आर्कोलॉजिकल हो गया, ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग होगी, स्कल्पचर्स हो गई, क्या ये भी इंक्लूड होंगे? नहीं। इन 1 2 3 4 5 6 आइटम्स को छोड़ के ये मूवेबल आइटम्स हैं, बाकी सभी जितनी भी मूवेबल आइटम्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को, सारी की सारी मूवेबल आइटम्स, पहली बात तो वो एक्सक्लूडेड है, बट उनमें से 6 आइटम हैं जो कि आप कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। रीज़न पता है क्यों है? क्योंकि देखो जितने भी आपकी जो पर्सनल एसेट्स होती है, मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी है, आज आपने कोई कार खरीदी है, ये जो थार आई है आपकी अभी, ठीक है, 5 सीटर जो थार है वो अभी आई है, उसको आपने खरीदा, ठीक है, आपने अभी मैंने मान लेती हूँ आपने 15 लाख रुपए में इसको खरीद लिया। 2-3 साल के बाद क्या ये 15 लाख में बिकेगी? क्या 2-3 साल के बाद ये 15 लाख में ही सेल होगी? नहीं होगी ना। तो मीन्स कि जब भी हम कभी भी पर्सनल एसेट्स होती है उसको सेल करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो कम वैल्यू पे जाएगा, कम वैल्यू पे ऑब्वियस ही बात है कैपिटल गेन नहीं कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से कुछ एक आइटम है जैसे कि ज्वेलरी है, अगर जैसे मैं कहूँ कि 2020 के अंदर ज्वेलरी का जो प्राइस था, ठीक है, वो प्राइस अप्रोक्स 50,000 के करीब था, 50,000 45,000 के करीब था, बट अब 2024 लग चुका है यार, कितना पहुंच चुका है? 73,000 तक पहुंचा हुआ है आज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ज्वेलरी क्या है, अगर आपने कभी आज खरीदी है उसको 6-7 साल बाद बेच रहे हो तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई मिलेगी, है ना। तो इंक्रीज हुई वैल्यू आपको नजर आ रहा है। अब देखो बीच में मैंने कहा कि आपके पास 10 ग्राम सोना था, वो 50,000 रुपये में आपने खरीद लिया था, अब उसी 10 ग्राम सोने की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 73,000 मीन्स कि 23,000 का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे इनकम जो कि ज्वेलरी है, ठीक है, मूवेबल है बेटे, बट उसको कैपिटल एसेट्स मानेंगे, ठीक है। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, मीन्स की पुरानी चीज़ें हैं आपके पास, कलाकृतियाँ हैं, ड्राइंग्स है, पेंटिंग है, कोई ऐसी बहुत यूनिक पेंटिंग है, ठीक है, आपने खरीदी हुई है, या फिर मैं कहूँ कि स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मतलब कि पुरानी तौर पे, जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास पुराने सिक्के हैं तो वो बहुत महंगे जाते हैं। पुरानी कोई तस्वीर है, जैसे कि मैं कहूँ गांधी जी का जो चश्मा था, है ना, उसके ऊपर वो करोड़ों में गया था, बहुत ज़्यादा बिड लगी थी उसके ऊपर, क्योंकि उसकी जो वैल्यू, जितनी ज़्यादा चीज़ें जो पुरानी होती चली जाती है ना, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कुछ एक आइटम जो कि मैंने आपको लिस्ट किए गए, या फिर कोई भी ऐसी आर्ट जो कि यूनिक है, ठीक है, यूनिक होने के कारण उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी आइटम भी क्या होने वाली है? आपकी कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड होगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड भी क्या नहीं होगी? आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं होगी। ये आपको चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर वैसे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने से, परचेज करने से अगर कोई आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो वो कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगा, ये एग्जम्प्टेड है। ओके, अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड एग्जम्प्टेड तब होगी जब वो रूरल एरिया में होगी, ये ध्यान बात रखना, ठीक है। रूरल एरिया दैट मीन्स गाँव या कस्बे के अंदर वो अगर ज़मीन है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा भाई ये गाँव है, ये कस्बा है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर डिस्टेंस दिखाया हुआ है कि इस डिस्टेंस के अंदर वो अगर है तो कहीं ना कहीं आपका जो फील्ड है, जो आपकी जो खेत है, ज़मीन है, वो रूरल में है, अदरवाइज उसको हम अर्बन में कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुनो, ये कंडीशन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका भी पेपर MCQ के अंदर आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात की गई है कि अगर आपकी डिस्टेंस क्या है, आपकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, मैंने कहा कि ये है आपका क्या घर है, मतलब सॉरी एग्रीकल्चर लैंड है, ये टच करती है आपकी अर्बन एरिया की बाउंड्री। मैंने कहा कि अगर इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, एक तो डिस्टेंस देखेंगे बच्चे, ठीक है, और प्लस में पॉपुलेशन देखेंगे कि ये कंसीडर करने के लिए कि जो हमारी लैंड है वो रूरल एरिया में से बिलोंग करती है या नहीं करती। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ एक ब्रेक हो गई तो वो चीज़ें कहाँ कंसीडर कर दी जाएगी? अर्बन में कंसीडर कर दी जाएगी। क्या लिखा हुआ है? रूरल एरिया कंसीडर अर्बन व्हेन, कब? कि अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके बीच में, ठीक है, या फिर 2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है। मैंने कहा कि यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, 2 किलोमीटर था, ठीक है, उससे ज़्यादा आपके जो है डिस्टेंस इसके बीच में कवर आ रहा है, तो वो, और साथ ही साथ उस एरिया की जो पॉपुलेशन है 10,000 से लेकर 1 लाख तक की है, तो ऐसे ज़मीन को, ऐसे एग्रीकल्चर लैंड को हम क्या मानेंगे? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर का है या फिर 6 किलोमीटर से ज़्यादा का है,
तो इस दौरान हम पॉपुलेशन देखेंगे कि क्या 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है, ठीक है। फिर अगर मैंने कहा कि तीसरा सिनारियो आ जाता है कि 8 किलोमीटर के दायरे में, कि अगर डिस्टेंस आपका 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस दौरान हम पॉपुलेशन क्या देखेंगे कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है या नहीं। अच्छा, हम इस पॉपुलेशन को देख क्यों रहे हैं, हम इस डिस्टेंस को देख क्यों रहे हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। इसलिए देख रहे हैं, रीज़न ये है कि अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर से कम हुआ, मान लीजिए मेरी जो ज़मीन है और जो अर्बन एरिया है, ठीक है, शहरी इलाका लगता है, उसके और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, मैंने कहा कि 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। मेरी पॉपुलेशन, मेरे गांव की पॉपुलेशन, उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, वो आपकी क्या है, 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, पूरी 10,000 है, ठीक है। तो इस दौरान मैंने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया, बट क्या मेरी डिस्टेंस 2 किलोमीटर थी? नहीं। तो इस सिनारियो के अंदर मेरी जो लैंड होगी ना, वो एग्रीकल्चर लैंड होगी। एग्रीकल्चर लैंड की क्या नहीं कंसीडर की जाती, कैपिटल एसेट्स नहीं कंसीडर की जाती, और उसके ऊपर फिर टैक्स भी नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमें ये पढ़ना होगा कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर रूरल एरिया से बिलोंग करती है या फिर मैं कहूँ कि मेरी अर्बन एरिया से। अर्बन एरिया में कंसीडर करने के लिए 2 किलोमीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 और 1 लाख तक की क्या देखनी पड़ेगी, पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, कह रहे हैं बच्चे कि मैम अगर 5 किलोमीटर हुई, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर हुई, अच्छा 1 किलोमीटर हुई तो कंडीशन ये चेक करेंगे, 5 किलोमीटर हुई तो कंडीशन ये चेक करेंगे, अगर कंडीशन 9 किलोमीटर हुई तो ये चेक करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे? 7 किलोमीटर हुई तब भी ये चेक करेंगे। रीजन क्या है, जैसे 2 किलोमीटर से ऊपर चला जाएगा हम ये वाली कंडीशन पूरी अप्लाई करेंगे, 6 किलोमीटर से ऊपर चले जाएगा तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन बाकी सभी बच्चों के लिए भी है तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी हो गया क्लियर कि एग्रीकल्चर लैंड भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड तब करेंगे जब वो अर्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड मीन्स कि आपका कोई बॉन्ड है जिसकी वैल्यू गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से इवैल्यूएट की जाती है, ठीक है। मैं लेकर चलती हूँ इसको अपने। स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, पर्सनल एसेट्स हो गई है, इनको छोड़ के ये मैंने आपको बता दिया, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिस्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स एंड एक्सेट्रा, इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और आपका ये मैं भी बताऊंगी, इसको होल्ड करके रखो, ठीक है, कभी कहें कि मैम अभी बताया नहीं। एग्रीकल्चर लैंड हो गया है। अब आ जाते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एक स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट, पता है, ये प्रमोट करती है कि इन बॉन्ड्स के अंदर आप क्या करो, इन्वेस्ट करो। रीज़न क्या है कि जब भी आप किसी शेयर को या फिर किसी बॉन्ड को खरीदते हैं, पर्सन जब खरीदते हैं, ठीक है, जब उसको सेल करते हैं तो आपकी इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट हुई उसको सेल करने के बाद, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर आप क्या कर दो, टैक्स दो, कैपिटल गेन एंड। अच्छा, गवर्नमेंट ने लोगों को क्या करने के लिए, टैक्स का बेनिफिट देने के लिए, अपने बॉन्ड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इस स्पेसिफाई बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो गोल्ड बॉन्ड डिपॉजिट है जिसकी वैल्यू क्या है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वो वैल्यू किसके ऊपर होती है, वो गोल्ड के ऊपर होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस बॉन्ड को स्पेसिफिक इशू करती है। रीज़न यही होता है कि अपने बॉन्ड के बारे में ऐड अप करना, या फिर मैं कहूँ कि उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है इस बॉन्ड को, और साथ ही साथ लोगों को हेल्प की जा रही है कि आपको टैक्स नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया तो आपको इसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब टैक्स ही नहीं देना पड़ा तो कैपिटल गेन हेड का पार्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो स्कीम है 1919 के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रमोट की गई थी, ओके। तो ये 4 पॉइंट्स है जो कि आपकी कैपिटल एसेट्स का पार्ट नहीं बनती है। क्लियर है? एक तो मैं आपको ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट याद करवाऊँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैंने फिर भी कंसाइज फॉर्म में बता दिया। एक मैं कहूँ कि आप ये 4 पॉइंट याद कर लो, उसमें बेटर रहेगा, है ना। तो कैपिटल गेन हेड के अंदर वो सभी के सभी कैपिटल एसेट्स ही आएंगी, वो सारी की सारी ऑल एसेट्स आएंगी एक्सेप्ट इन चारों को छोड़ के। समझ में आ गया? अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र क्या होता है, राइट। मैंने आपको बताया था ना कि मैं पहले ट्रांसफ़र बताऊँगी क्या होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप ये नेक्स्ट पर्सन को दे रहे हैं, या तो सेल हो सकता है कोई भी सामान। मैंने कहा कि मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, मैंने बिल्डिंग को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, इस वाले पर्सन को इसने आगे सेल कर दिया, तो ये कैपिटल गेन ही हो रहा है। इसको मान लीजिए इसके पास जो थी ये ज़मीन थी 10 लाख की थी, इसने बेच दी है 20 लाख में, इसने खरीदी 10 में है तो बेची क्या कर दी, मान लीजिए 35 लाख में। तो यहाँ पे इनका गेन तो हो रहा है ना कि एक संपत्ति थी, संपत्ति को इसने बेचा, जितने में खरीदा था 20 लाख में खरीदा था, जितने में बेचा 35 लाख में बेचा, दोनों के बीच का डिफरेंस 15 लाख है। तो इस 15 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये ट्रांसफर समझना है कि ट्रांसफर क्या है ये, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, सेल करते हो या फिर मैं कहूँ कि एक्सचेंज करते हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ज्वेलरी थी, ज्वेलरी को मैंने क्या कर दिया, शॉपकीपर को दे दिया और शॉपकीपर ने क्या किया, मेरे को कैश प्रोवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक्सचेंज है ना, मेरे को पैसा तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सचेंज भी आपका क्या है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। देखो, कैपिटल एसेट्स प्लस ट्रांसफर, जब तक ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी तब तक क्या नहीं होगा, हमारा जो कैपिटल गेन हेड के अंदर ये चीज़ें नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ें कैपिटल एसेट्स है बट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो भी कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगी। मैंने कहा ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल एसेट्स नहीं है तो भी कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जाता है रिइंक्लूशमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो अपने टाइटल को, जो आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी उस टाइटल को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसे बोला जाता है रिइंक्लूशमेंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सटिंग्विशमेंट। क्या मतलब क्या होता है, जब आपका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, आपका उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या कर रहे हैं, राइट खत्म हो रहा है, उसको बोला जाता है एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिइंक्लूशमेंट का मतलब क्या था कि टाइटल गिव अप हो रहा है, कि आप उसको छोड़ रहे हो। और एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपका टाइटल खत्म हो रहा है, आपका राइट बिल्कुल खत्म हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या कहा जाएगा, आपका ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट ने आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो हाईवे के क्रॉस रखती थी, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें यहाँ पर और चौड़ा हाईवे करना है, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी ले ली जा रही है। तो गवर्नमेंट ने मतलब कंपलसरी ले लिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मना कर दे कि नहीं नहीं मैं तो देता नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी के बदले आपको क्या कर देगी, कैश प्रोवाइड कर देगी। तो वो भी कंपलसरी एक्विजिशन का पॉइंट सेक्शन 48 में, सॉरी 45 सबसेक्शन 5 में भी डिस्कस करेंगे इसको, कैसे इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि कोई भी कन्वर्जन हो रहा है एसेट्स का इनटू द स्टॉक ट्रेड के अंदर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम अभी तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के पीजी बीपी में आपने कैलकुलेट करा, यस मैं तो अभी भी कह रही हूँ, बट ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था, ये भी वैसे अभी आगे आएगा, इन सब के ऊपर ना डीम्ड वाला केस आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर जब मैं करवाऊंगी तब फोकस करना, ठीक है। मेरे पास कोई ज्वेलरी थी, जैसे कि मान लीजिए मेरी मम्मी ने बहुत साल पहले खरीदी हुई थी, मान लीजिए 2010 में कोई ज्वेलरी खरीदी थी, ठीक है। अब 2024 आ चुका है, ठीक है। 2024 में हमने क्या सोचा कि हम अपनी ज्वेलरी का बिजनेस कर लेते हैं। तो ये जो पर्सनल मेरी एसेट्स थी, मैंने क्या कर लिया, उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर तो मेरा कैपिटल गेन है, ट्रांसफर तो हो रही है ना। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी, मान लीजिए 2025 के अंदर ये जो भी ज्वेलरी थी वो बिक गई है, बिकने की एंट्री पीजीबी में जाएगी, ट्रांसफर होने की एंट्री आपकी किस में जाएगी, आपकी कैपिटल गेन हेड के अंदर जाएगी। तो कन्वर्जन ऑफ द एसेट्स का मतलब क्या है कि जब अपनी पर्सनल एसेट्स को आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो, उस सिनारियो के अंदर भी हम उसको ट्रांसफर मानेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। नेक्स्ट जाता है पोसेशन ऑफ इन एनीथिंग लोअर प्रॉपर्टीज इन अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हो, मान लीजिए आप मेरे से डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने डीलिंग की कि मैम आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, काफ़ी सालों से ये एज इट इज़ पड़ी थी, ठीक है, आप डीलिंग करने के लिए आए, मैम आपकी जो प्रॉपर्टी है ना आप हमें 50 लाख रुपए में दे दो। मैं क्या, अच्छा बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है, चलो लैंड नहीं है बिल्डिंग है ये, ठीक है। आपने कहा कि मैम ये हम आपसे 50 लाख में खरीद रहे हैं, आप इसको सेल कर दो। मैं क्या, ठीक है 50 लाख ठीक है। आप लोगों ने मुझे क्या किया है, अभी केवल 10 लाख रुपए दिए हैं। आपने कहा कि मैम जब आप हमें, ठीक है, आपने मुझे 50 लाख का ऑफर दिया, ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है आप ले लेना 50 लाख का, पहले आप अपना अमाउंट डिपॉजिट कराओ। आपने कहा कि मेरे पास तो केवल अभी फिलहाल 10 लाख है, 40 लाख में रुपए बाद में दे दूँगा। तो मैं कहा कब दोगे, उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद देंगे। मैं क्या, ठीक है। तो कहते अभी आपने क्या किया है, केवल 10 लाख रुपए दिए हैं, तो बट प्रॉपर्टी की आपके उस प्रॉपर मैं आपको तब दूंगी जब आप मेरे को पूरा पेमेंट दे देंगे। तो आपने कहा इट्स ओके, हम आपको 3 महीने के बाद पैसे देंगे, तो आप हमें उस टाइम प्रॉपर्टी पूरी हमें दे देना। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए देकर आपने मेरे ऊपर उस प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ा बहुत अधिकार कर लिया है, नहीं कर लिया। तो यहाँ पे बोला है कि आप आए मेरे पास 3 दिन के बाद कि मैम लो 10 लाख रुपए, और साथ ही साथ हमें ना इस बिल्डिंग की ना थोड़ा सा ना रिपेयरमेंट करनी है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे रहने के योग्य आते ही फिर हम यहाँ पे रह जाएं। तो मैं क्या कहा, ठीक है कर लो तुम यहाँ पे जो तुम्हें करना है। तो यहाँ पे जो भी आपको पार्ट मिला है, मीन्स कि मेरे को जो पॉइंट मिला है, पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी कुछ भी हिस्सा, ठीक है, कुछ भी हिस्सा
यहाँ पर मुझे जो रिसीव हुआ है, जिस टाइम मैंने कहा कि अभी आप मुझे ये दे रहे हो, मिलने के बाद मैंने आपको ये प्रॉपर्टी 3 महीने के बाद दूंगी, मैं दूंगी या नहीं दूंगी, तो जब टाइम ऑफ द पोसेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी लायबिलिटी मेरी वहीं पर राइज हो जाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो उसे भी हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स। दैट मीन्स ये जो 50 लाख रुपए है ना, मेरी इनकम होने वाली है और इस इनकम के ऊपर मेरी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट होगी अंडर द कैपिटल हेड गेन, कैपिटल गेन हेड के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ जाता है कि एनी, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, एनी ट्रांजेक्शन विच हैज द अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग और enabling the enjoyment of an immovable property। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी सोसाइटी में मेंबर होते हैं, ठीक है, उस सोसाइटी के मेंबर होने की वजह से आपको कोई चीज़ सर्विस दी जाती है, कोई भी चीज़ रहने के लिए दी जाती है। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी का मेंबर हैं, आपको कोई घर दे दिया है उस घर पे रहने के लिए, तो आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप क्या कर रहे हो, रह रहे हो, उसके अंदर इंजॉयमेंट हो रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्या लगने वाला है, आपका कैपिटल गेन हेड के अंदर उससे होने वाली इनकम भी वहाँ पे जनरेट होगी। ये आएंगे सिनारियो, कभी सोचे कि मैम आप ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये अभी इनके केसेस आएंगे डीम्ड उसमें ट्रांसफर में, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है, उसकी रिडीम हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, वो आपका उनसे आने वाला पैसा क्या होगा, आपका यहाँ पर कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? अच्छा, ये तो बात हो गई कौन किन को हम ट्रांसफर मानेंगे, ट्रांसफर की डेफिनेशन दी है, ट्रांसफर का मतलब समझाया, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, पॉइंट पूछूं कि जो भी मान लीजिए ये पापा हैं, ठीक है, और ये बेटा है, पापा की प्रॉपर्टी कहता है मेरी भी प्रॉपर्टी, कौन कह रहा है, बेटा कह रहा है, पापा की प्रॉपर्टी, बेटा कह रहा है मेरी भी प्रॉपर्टी, ठीक है, पापा की बिल्डिंग मेरी भी बिल्डिंग, पापा की कार मेरी भी कार। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मीन्स की जो भी संपत्ति आपके पूर्वजों से मिले, इनहेरिटेंट मिले, या फिर वसीयत से मिले, बिल सुना है, या फिर मैं कहूँ कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, ठीक है, रिलेटिव ने गिफ्ट दिया है, तो वहाँ पर इस तरीके का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। समझ में आ रहा है? मीन्स कि ये यहाँ पर था, अब बेटा उसको संभाल रहा है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए हुए हैं, मैं इसको 2 पॉइंट में समझाना चाहूँगी जो कि आपके एग्जाम में इवन क्वेश्चंस में भी आए हैं। सबसे पहला तो कोई भी ऐसे कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, कैपिटल एसेट जो कि ट्रांसफर हुई है थ्रू द गिफ्ट या फिर विल या फिर इनहेरिटेंस, मीन्स कि आपके जो पापा की संपत्ति थी वो आपको मिल चुकी है, यहाँ पर कोई सेल तो नहीं की, यहाँ पर कोई ट्रांसफ़र तो नहीं की, ये ऑटोमेटिकली मान लीजिए अगर पापा ने दी भी नहीं है तो पापा के जाने के बाद क्या होगा, बेटे को अपने आप मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसी बात की ओर फोकस किया जा रहा है। और दूसरा, मान लीजिए एक पूरी प्रॉपर्टी थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मैंने बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर बताया था कि इसके ऊपर सारे के सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ साल के बाद ये सभी के सभी क्या है, अलग हो गए, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात, इस प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हो गया, है ना। अब प्रॉपर्टी है तो एक ही, अब अलग अलग गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ सेल हुई है, नहीं, इसका तो डिफ्यूजन हुआ है, डिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस सिनारियो के अंदर भी डिवीजन को भी, या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी कैपिटल एसेट्स का, तो उसे भी हम क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। या फिर मैं कहूँ कि कोई भी आपके पास एक कंपनी थी, दूसरी कंपनी थी, दोनों आपस में मिल रही है, ठीक है, मर्जर हो रहा है उनका, दोनों मिलकर एक बन रही है, तो इन सबकी संपत्ति एक साथ इकट्ठी हुई है, नॉट ए सेल एंड परचेज। यहाँ पे सेल परचेज नहीं हुई है, जब तक सेल परचेज नहीं होगी तब तक हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, या फिर आपका अमेलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, ठीक है, इस केसेस के अंदर प्रॉपर्टी एक दूसरे के पास ऐसे नॉर्मल ट्रांसफर होगी, सेल परचेज नहीं होगी कि अब इसके पास है तो उसके पास चली गई है, ठीक है। मर्जर के अंदर क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया दोनों की संपत्ति एक साथ होगी। डीमर्जर का मतलब क्या है कि अलग अलग करके अलग अलग जा रही है, ठीक है। और मैंने कहा अमेलगमेशन हो रहा है, ठीक है, एक्वायर किया जा रहा है, एक्वायर का पॉइंट अलग अलग आएगा, ठीक है, अमेलगमेशन है वो यहाँ पे माना जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मीन्स कि कहने का मतलब मोटा मोटा कि प्रॉपर्टी सीधे सीधे आपके पास आ रही है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, ना ही आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करने की ज़रूरत पड़ रही है, और ना ही आपको उसके ऊपर कोई कंसिड्रेशन करने की ज़रूरत हो रही है। तो उस सिनारियो के अंदर उसे हम ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47। क्लियर है? ओके, तो ये 2 पॉइंट आ गए समझ में। चलो अब मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया,
क्या आधा काम कंप्लीट हो गया? जो मैंने कहा था कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। फर्स्ट पॉइंट आ गया। तो अब समझते हैं काइंड ऑफ द कैपिटल एसेट्स। मीन्स कि जो हमारी एसेट्स है वो कितने तरीके की होती है। एसेट्स वैसे आपकी दो तरीके की होती है। पहली क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स है। दूसरी क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा, पता है बच्चे, इस चैप्टर के अंदर ना थोड़ा सा कंडीशन ज़्यादा है। कंडीशंस ज़्यादा होने के कारण आपको लर्निंग पार्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कहूँगी कि इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर रिवीजन करना, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन सेशन जरूर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, बट हाँ उससे पहले प्लीज़ आप अपने बेसिस पे रिवीजन जरूर कर लेना, ओके। अच्छा, कैपिटल गेन एसेट्स को कैसे कैलकुलेट करेगा कि ये करंट एसेट्स है या फिर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? अच्छा, जैसे ही मेरे पास कोई एसेट्स है उसकी मैं क्या देखूंगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या देखूंगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग। मीन्स कि वो एसेट्स मेरे पास कितने साल तक रही है, कितने टाइम तक मेरे पास रही है। अगर जितने ज़्यादा टाइम तक मेरे पास रही होगी उतना ज़्यादा लॉन्ग कहूँगी, जितना कम मेरे पास रही होगी उतना ज़्यादा मैं शॉर्ट कहूँगी। कहूँगी नहीं कहूँगी? अच्छा, तो कितना ज़्यादा, वो ज़्यादा है 36 मंथ। अगर वो टाइम ड्यूरेशन मीन्स कि मान लीजिए कोई मेरे पास बिल्डिंग थी, मेरे पास कोई कंप्यूटर था, उसके वो मेरे पास 3 साल से ज़्यादा रहा, मीन्स कि 36 महीनों से मेरे पास ही रहा है, ठीक है। तो वैसी एसेट्स को जब मैं सेल करूँगी तो उस एसेट्स के आने वाले गेन को, उस एसेट से आने वाले प्रॉफिट को मैं क्या नाम दूंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स थी तो उसको सेल करने के बाद मेरे पास कैसा एसेट्स आएगा, कैसे इनकम आएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगी, ठीक है। बट ये ड्यूरेशन आपको याद रखनी है, ये नॉर्मल केसेस हैं, इसमें भी मतलब कहने का मतलब ये है इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है नॉर्मल केस। नॉर्मल केसेस के अंदर 36 मंथ का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन केस कोई शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के दौरान मीन्स कि आपकी जो होल्डिंग है, मीन्स कि आपके पास जब भी वो एसेट्स थी तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, 36 मंथ है। समझ में आ रहा है? 36 मंथ से कम की बारे में बात की जा रही है। तो उससे उस प्रॉपर्टी को सेल करने से मुझे जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसे मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहूँगी। क्लियर है? ये तो बेटा हो गया नॉर्मल केसेस के बारे में। कुछ एक एक्सेप्शनल है या फिर मैं कहूँगी कुछ एक पॉइंट है जिसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है फ्लक्चुएट हो रही है। कौन सी है उसको और देख लेते हैं। कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर वो सभी एसेट्स है जो कि हम क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं लेस देन द 36 मंथ। बट किन किन सिनारियो को छोड़कर? पहला सिनारियो ये है, दूसरा सिनारियो आपके पास ये है। पहले सिनारियो में हम बस ये देखेंगे कि एसेट्स आपके पास 12 महीने तक रही या नहीं रही। दूसरा सिनारियो में देखेंगे कि एसेट 24 महीने तक रही या नहीं रही। अगर 12 महीने तक आपके पास थी, ध्यान से सुनना, 12 महीने से कम या फिर मैं उस तक कहूँ 12 महीने से कम या उस तक आपके पास वो पर्टिकुलर एसेट्स थी, तो उसको सेल करने पर आपको किस में कैलकुलेट किया जाएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचा है। अगर मैं कहूँ कि इनको आपने 12 महीने से ज़्यादा रख लिया है, तो 12 महीने से ज़्यादा रख ले तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगी, और इनको बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स गेन आ जाएगा। समझ पा रहे? तो इन एसेट लिस्ट को याद करो। क्या है? सबसे पहली बात यहाँ पर बात की जा रही है लिस्टेड शेयर की। लिस्टेड शेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे शेयर होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मीन्स कि जो कि स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा यूटीआई, यूटीआई सुना होगा जो 1963 के अंदर आया था, याद है? सबसे पुराना शेयर बोला जाता है इसको। अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है और एक साल तक ही आपने होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, उससे ज़्यादा होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में ट्रीट होगा। क्लियर है? अच्छा, कोई भी जीरो कूपन बॉन्ड है तो उस सिनारियो के अंदर भी हम क्या करेंगे, अगर वो 12 महीने तक का आपके पास है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल। या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, बात होनी चाहिए सिक्योरिटी तो ठीक है बट वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होंगी, लिस्टेड होंगी, तो उसे हम क्या उसका क्या देखेंगे, हम 12 महीने का सेन्योर देखेंगे, टेनोर देखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, फिर 24 महीने का किस में मैम? 24 महीने का बेटा स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग है और ऐसे शेयर हैं जो कि लिस्टेड नहीं है। समझ में आया? लिस्टेड है तो 12 महीने, अनलिस्टेड है तो उसमें 24 महीने देखेंगे। क्लियर है? अगर ये इस टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करती है
तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे उस सिनारियो के अंदर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाएंगी। क्लियर है? अब समझ में आ गया टाइप ऑफ एसेट्स हम कैसे कंसीडर करेंगे, वो भी मंथ मीन्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देती हूँ, एक तो 36 मंथ का है, एक आपके पास 24 मंथ का है, एक आपके पास 12 मंथ का है। अगर आप इनसे लेस देन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, अगर मोर देन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। ये तो आपका नॉर्मल केस है, इसमें आ जाते हैं आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है और अनलिस्टेड शेयर आ जाते हैं, और इसके अंदर सारे के सारे जैसे कि यूटीआई हो गया, इक्विटी का हो गया, लिस्टेड शेयर हो गए, लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इनको छोड़ के अगर ये कवर नहीं करते, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड तक आपने होल्ड करके रखा हुआ इन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं होता कि आप काफ़ी सारे शेयर 1 साल तक रखें, 2 साल तक रखें, नहीं, उसको आप उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी रखते हैं तो उस टाइम वो कहाँ कन्वर्ट होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये लिस्टेड अनलिस्टेड का मैंने आपको बता दिया है वैसे कि एक्सेप्शन 12 ईयर का क्या है, जिसमें से हम 36 महीनों के बजाय 12 महीनों के बजाय हम 24 महीने देखेंगे, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। लिस्टेड शेयर है केवल 1 साल तक है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे, नॉन लिस्टेड शेयर है उसके अंदर हम 2 साल देखेंगे तो इसे हम शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है? अगर मैं कहूँ कि मुझे लॉन्ग टर्म देखना है तो ऑब्वियस ही बात है 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया? ओके जी। ये जो मैंने आपको ऊपर ये समझाया हुआ है ये एज इट इज़ नीचे लिखा हुआ, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फोकस करने की बात क्या है? फोकस करने की बात क्या है, कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी दिया मिलेगा कि डिबेंचर है, शेयर है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है। समझ पा रहे? समझ पा रहे? अच्छा, वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है, 12 महीने तक है, अप टू 12 मंथ है, लिस्टेड है, चाहे वो शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, क्या देखेंगे हम, 12 महीने का देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रीट की जाएगी, अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रीट की जाएगी। अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स है उसके अंदर आपका टाइम ड्यूरेशन 36 है, अगर अनलिस्टेड शेयर है उसका टाइम पीरियड आपका 24 है। ठीक है? मीन्स की एक्सेप्शन केस डिबेंचर है। क्लियर है? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मैं कहूँगी कि लर्निंग पार्ट है। ठीक है? समझने वाली भी बात है बट लर्निंग भी है। अब वही बात है, जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक हम किसी चीज़ को होल्ड करके रखेंगे वो उतनी ज़्यादा तक आपके पास रहेगी और उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लंबे टाइम तक रखोगे तो ऑब्वियस ही बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगी और उसको बेचने के बाद आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। थोड़े टाइम के लिए तो शॉर्ट टर्म होगी और गेन भी कैसा होगा, शॉर्ट टर्म होगा। समझ में आ गया? अच्छा जी, ये इस वीडियो के अंदर आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज़ को पक्का कीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिए, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ये हमारा काइंड ऑफ हो गया है। ये जो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है फिर भी मैं उसको आपको अप्रोक्स मेरे हिसाब से जैसे आज ये वाले पॉइंट हो गए हैं, फर्स्ट वीडियो आज हमारी ये है। देन उसके बाद कंप्यूटेशन के ऊपर एंड ट्रांजेक्शन ये भी हमारा हो चुका है, ये भी आज ही हो चुका है हमारा कि हमने उसको ट्रांसफ़र को हम नहीं कंसीडर करते। ठीक है? एक वीडियो स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस के ऊपर मिलेगी आपको, एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी, तो टोटल 3 वीडियो के अंदर हम इसको चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए हैं। ठीक है? आज जो पढ़ाया है उसकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, दोनों टॉपिक्स की PDF लेना चाहते हैं, ₹9 आपको पे करना होगा इस दोनों टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी गिवन है, सो उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और आपको एक्सेस बता देंगे कि आपको किस तरीके से कैपिटल गेन हेड से कि जो चैप्टर है उसके नोट्स कैसे एक्सेस होंगे। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन इनकम अंडर अ कैपिटल गेन हेड। ओके।